कहानी की शुरुआत में हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनका नाम है जेडी और मोच। ये दोनों एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जो चोरों और क्रिमिनल्स से भरा हुआ था। जेडी ने तो पूरी तरह इस लाइफस्टाइल को अपना लिया और चोरी चकारी करने में उसे बहुत गर्व महसूस होता। वहीं दूसरी तरफ मोच का दिल हमेशा नॉर्मल जिंदगी के लिए तरसता रहा, जहां उसे पेट भरने के लिए चोरी न करनी पड़े। वो तो बस शांति से जीना चाहता था। अलग अलग विचारों के बावजूद दोनों भाई एक टीम की तरह काम करते थे। वो दोनों लगभग हर रोज चोरी करते, तिजोरियां तोड़ते, पैसे कमाते और अपनी रोजी रोटी चलाते। एक दिन उन्होंने एक सेफ चुराया और उसे अपने ही बनाए हुए बम से उड़ा दिया। सेफ खुला तो उसमें से ढेर सारा कैश निकला। घर जाकर दोनों ने अपने परिवार वालों को पैसा दिखाया और सबने उनकी बहुत तारीफ की, उनके लिए तालियां बजाई चोरी करने पे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ कैथ, जो कि एक काफी शातिर चोरनी थी, वहाँ अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन के साथ आ पहुंची। उन दोनों ने कुछ कीमती एमरल्ड्स चुराए थे और इसी वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस से भागते वक्त ग्लेन को गोली लग गई थी। दोनों यहाँ सिर्फ अपने परिवार को अलविदा कहने आए थे। कैथ ने अपना सामान उठाकर अपने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। फिर वो ग्लेन के साथ कार में बैठी और पुलिस आने से पहले निकल गई। पुलिस से भागते वक्त ग्लेन ने डर के मारे $4 मिलियन के वो एमरल्ड्स निगल लिए। इस बात को अब 25 साल बीत चुके हैं और अब तक वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। जेडी और मोच अब भी चोरी करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। जेडी हर बार यही कहता था कि ये वाला लास्ट काम है, इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन मोच अब थक चुका था। वो अब ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जेडी उसे हर बार एक नई चोरी में खींच लेता। एक रात उन दोनों ने एक घर में चोरी करने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उन्होंने घर का नक्शा, टाइमिंग, एग्जिट सब कुछ देख लिया था, लेकिन उनकी चोरी के दौरान ही अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। जेडी एक डिलीवरी बॉय होने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन गार्ड को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी मोच ने पीछे से गार्ड के सर पे वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब तक दोनों भागकर गेट तक पहुंचे, पुलिस पूरे एरिया को घेर चुकी थी। वहाँ से भाग पाना अब उनके लिए नामुमकिन था। मोच तो छुप गया, लेकिन जेडी पकड़ा गया और बाद में उसे जेल भी हो गई। जेल जाते वक्त बस उसने इतना कहा कि मोच की सुन लेनी चाहिए थी। अब लास्ट काम के चक्कर में जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, मेरे तो हाथ भी छोटे हैं। लगभग 5 साल बाद हम देखते हैं कि जेडी को जेल से काफी जल्दी छोड़ दिया गया था। जेडी ने सबसे यही कहा कि मैं जेल में बहुत अच्छे से रह रहा था ना, इसलिए जल्दी छोड़ दिया। लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर फारफुल ने उसके साथ एक डील की थी कि अगर वो 25 साल पहले अपनी माँ के चुराए हुए एमरल्ड्स ढूंढ के दे दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फारफुल ने उसे धमकी दी कि अगर चालाक बनने की कोशिश की ना तो तुझे दोबारा जेल में भर दूंगा और फिर तेरे साथ क्या होगा तू जानता ही है। दूसरी तरफ मोच ने जुर्म की जिंदगी को बिल्कुल छोड़ दिया था और अब वो एक रेस्टोरेंट में वेटर था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और तो और बच्चा भी आने वाला था। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के उसके बॉस ने उसे काम से निकाल दिया, क्योंकि उसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बॉस से छुपाया था। मोच ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि वो बदल चुका है, लेकिन बॉस ने उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। जब वो घर आया तो चौंक उठा, क्योंकि उसकी बीवी के साथ जेडी बैठा हुआ था। दोनों भाई बाहर आए और मोच ने पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे छूट गया। जेडी ने मोच को फारफुल की डील के बारे में बताया, जिसके बदले में उन्हें एक आखिरी चोरी करनी थी। उसने मोच को एक नए सेफ की इंफॉर्मेशन दी जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मोच ने तुरंत मना करते हुए कहा कि मैं अब इस रास्ते पर नहीं हूँ। उसने जेडी से कहा कि भाई खाना खा के जाइयो, ठीक है। खैर शाम को मोच की पत्नी के घर वाले डिनर के लिए आए। जेडी ने कुछ पुरानी बातें छेड़ दी और मोच को बहुत शर्मिंदा कर दिया, जिसके बाद दोनों भाई बाहर जाकर लड़ने लग गए। उनमें काफी देर हाथापाई चलती रही। मोच ने जेडी को पकड़ के पीट दिया, लेकिन तभी उसकी बीवी एबी बीच में आ गई और दोनों को अलग किया। बाद में मोच ने अपनी बीवी को सच बता दिया कि जेडी फौज में नहीं बल्कि जेल में था, जिस पर एबी ने कहा कि उसे पहले से ये सब पता है। साथ ही उसने ये सलाह दी कि अब उन दोनों को अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं रात को फारफुल ने जेडी को ढूंढा और उसकी धुलाई शुरू कर दी, क्योंकि जेडी ने पूरे दिन उसका फोन नहीं उठाया था। फारफुल ने एक इलीगल गन के ऊपर जबरदस्ती जेडी के फिंगरप्रिंट्स लिए और धमकी दी कि अगर वो जल्द से जल्द एमरल्ड्स नहीं लेकर आया तो इन फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसे एक नए केस में फंसाकर जेल करवा देगा। अगले दिन मोच जेडी के घर पे पहुंच गया। जो कुछ भी पिछली रात हुआ, जेडी ने उसे सब कुछ सच बताया और जब उसने जेडी की हालत देखी तो फाइनली उसकी मदद करने के लिए मान गया। जेडी ने बताया कि सेफ एक दूसरे शहर में है, जिसके बाद दोनों बिना वक्त जाया किए निकल पड़े। मोच ने अपनी बीवी से झूठ कह दिया कि उसकी दादी बीमार है और वो जेडी को उनके पास
पास छोड़ने जा रहा है। एबी इस बात पे नाराज हो गई क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जब मोच ने कहा कि इस गिट्ठे को जल्दी नहीं भेजाना तो ये अपने ही घर में डेरा डाल के बैठ जाएगा, ये सुनकर एबी को लगा कि इसे छोड़कर आना ही बढ़िया रहेगा। रास्ते में दोनों भाई एक लॉज में रुके। कमरे में एक ही बेड था और उस पर कौन सोएगा इसका फैसला रॉक पेपर सीजर्स से हुआ। मोच गेम जीत गया, लेकिन उसने जेडी से कहा कि देखिए बेड थोड़ा छोटा है, बौने तू बढ़िया आ जाएगा, मैं नीचे सो जाता हूँ। जिस पर जेडी ने मना कर दिया। दोनों में छोटी सी बहस हुई और फाइनली दोनों में से कोई भी बेड पे नहीं सोया, एक सोफे पे एक जमीन पे। अगले दिन फारफुल फिर से जेडी के रूम में गया। वहां उसे बिस्तर पर एक डमी दिखाई दी। जेडी ने अपने फोन का जीपीएस ट्रैक करने की कोशिश की तो फोन टॉयलेट में मिला। फारफुल अब बहुत गुस्से में आ चुका था। उधर जेडी ने कहा कि चोरी से पहले वो एक इंसान से मिलना चाहता है। मोच ने मना कर दिया, लेकिन फिर जेडी ने समझाया कि जब मैं जेल में था तो एक लड़की थी, मुझे ऑनलाइन सपोर्ट करती थी, उसी से मिलने जाना है। साले खुद तो शादी कर ली, बौने का घर ना बस जाए है। खैर मोच भी मान गया और दोनों लड़की के घर गए। इस लड़की का नाम बेथेस्डा था। उसने जेडी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। हालांकि वो गुस्से में थी कि जेडी ने जेल से बाहर आने के बाद उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, लेकिन जेडी को देखकर उसका दिल पिघल चुका था। कुछ देर बाद बेथेस्डा चोली के पीछे क्या दिखाने के लिए जेडी को बेडरूम में ले गई और रॉक म्यूजिक चालू कर दिया। उधर जेडी और बेथेस्डा के बीच गुपचुप चल रही थी और बेचारा मोच सोचने लगा कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में जाकर कार्टून देखने लग गया। तभी अचानक से एक ओरंगुटान बंदर अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मोच डर गया, लगा शायद वो उस पर हमला करेगा, लेकिन वो बंदर आराम से सिगरेट जला के पीने लगा और उससे कहा कि मेरा नाम सैमुअल है। मोच ने भी कहा कि मेरा नाम मोच है। थोड़ी देर तो सब सही चला, लेकिन फिर वो बंदर अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो मोच के काफी करीब आ गया और उसके कान में कहा, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही मोच जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर जाके सीधा कार में जाके बैठ गया। अंदर बेथेस्डा बाथरूम गई तो जेडी ने तुरंत उसका पर्स खोला और उसकी वर्क आईडी चुरा ली और बिना वक्त गवाए खिड़की से निकलकर जेडी भी कार में मोच के साथ बैठ गया। मोच ने फुल स्पीड से गाड़ी वहां से भगा ली। साले कहाँ चला गया था तू? पता है एक बंदर मेरा शारीरिक फायदा उठाने को फिर रहा था। कुछ घंटों के सफर के बाद दोनों एक मोटेल में रुके। जब जेडी शावर ले रहा था तो मोच ने न जाने क्या सोचकर उसका बैग चेक कर लिया। उसमें से चिट्ठियों का एक ढेर नीचे गिरा। जब मोच ने उन चिट्ठियों को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो सारी चिट्ठियां उनकी माँ कैथ ने भेजी थी, उस माँ ने जो उन्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। एक लेटर में लिखा था कि प्लान शुरू हो चुका है, बस मोच को कुछ पता मत चलने देना। गुस्से में लाल होकर मोच ने जेडी से पूछा कि माँ सिर्फ तुम्हें क्यों लेटर लिख रही है। जेडी ने कहा तू इमोशनल है, गुस्से में गलत फैसले लेता है इसलिए। ये सुनकर मोच और भड़क गया। उसने कहा कि तेरी सारी बातें झूठी थी ना, कोई लॉकर नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, सब बकवास है। अब वो अपना सामान उठाकर वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर तक पहुंचा तो उसके सामने उसकी माँ कैथ खड़ी थी। उसे इतना बड़ा झटका लगा कि वो सीधा बालकनी से नीचे की गाड़ी पर जा गिरा। बाद में वो तीनों एक साथ बैठे और बातचीत की। मोच का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। उसने कैथ से सीधे सीधे पूछ लिया कि 25 साल में कभी अपने बेटे की याद नहीं आई तुम्हें? कैथ ने कोई सफाई नहीं दी और सीधा अपनी गलती को मान लिया। उसने कहा कि लालच में और पुलिस के डर की वजह से वो छुप गई थी। फिर उसने बताया कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ग्लेन ने सारे एमरल्ड्स को निगल लिया था, कैसे पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। जब वो भाग रहे थे तो ग्लेन को गोली लगी हुई थी, तो वो थोड़ी देर बाद ही मर गया। इसलिए कैथ ने उसकी लाश को छुपते छुपाते किसी सुनसान जगह पर दफना दिया और देश छोड़कर भाग गई। पर अब वो वापस आ गई थी क्योंकि उसके पास वक्त नहीं बचा था। दरअसल उसे ब्रेन कैंसर था। ये बात सुनते ही मोच के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन जेडी ने उसे समझाया कि ये बात बिल्कुल सच है। मोच ने कहा कि मुझे किसी एमरल्ड से कोई मतलब नहीं है, मैं छोड़ चुका हूँ ये चोरी चकारी। इस पर जेडी कहने लगा कि वो लोग कोई चोरी नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ सामान वापस ले रहे हैं जो 25 साल से उनकी फैमिली का हिस्सा है। जब मोच इस बात से राजी नहीं हुआ तो जेडी ने मोच से पूछा, वेटर की कमाई से क्या जिंदगी देगा तू अपने बेटे को? हमारी तरह ही छोटे मोटे क्राइम करता फिरेगा वो? ये बात मोच के दिल में चुभ गई और अब वो आखिरी बार अपने भाई की मदद करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन तीनों ग्लेन की लाश को ढूंढने निकल गए। उधर पुलिस ऑफिसर फारफुल बेथेस्डा के घर पहुंच गया और जेडी के बारे में सवाल जवाब करने लगा। बेथेस्डा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। फारफुल को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो उसने बेथेस्डा को धमकी दी। डर के मारे बेथेस्डा ने उसे बता दिया कि जेडी और उसका भाई यहाँ आए थे और जेडी पता नहीं क्यों मेरी वर्क आईडी चुरा के भागा है। फारफुल और भी बहुत सी चीजें पूछना चाहता था, लेकिन तभी वो ओरंगुटान सैमुअल वहां आ गया और उसे पकड़ के घर के अंदर घसीट लिया। अंदर ले जाकर सैमुअल ने फारफुल की बढ़िया धुलाई की।
वहाँ जेडी और मोच ने बेथेस्डा की आईडी को यूज करके उस जगह से एक जेसीबी मशीन को चुराया। कैथ दोनों को उस जगह ले गई जहाँ उसने ग्लेन को दफनाया था। मोच ने खुदाई शुरू की और थोड़ी देर बाद उन्हें लाश भी मिल गई और एमरल्ड्स भी। पर तभी उस जगह का मालिक अपने गार्ड्स के साथ आ गया। अब वो सुनसान जगह एक गोल्फ कोर्स बन चुकी थी। वो लोग इस खुदाई से बहुत गुस्से में थे। वो तीनों जेसीबी में सवार होकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से गोल्फ कोर्स के मालिक के आदमी उन तीनों पर गोल्फ बॉल्स से अटैक कर रहे थे। एक बार के लिए जेडी तो पकड़ा गया था, लेकिन मोच ने उसे जैसे तैसे छुड़ाया और तीनों भाग के जंगल में छुप गए। वहां जाके उन्होंने ग्लेन की लाश को एकदम रीति रिवाज के साथ दफना दिया। जेडी ने कहा, चलो बढ़िया, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी कि कैसे वो जेल गया, मोच को जॉब से निकाला गया, लेकिन चलो अब तो सब सही चल रहा है। लेकिन उसकी ये बात सुन के मोच को याद आया कि मैंने तो कभी बताया ही नहीं किसी को कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तब उसे समझ आया कि नौकरी से निकाले जाने के पीछे जेडी का हाथ था। ये बौना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चला रहा। जेडी और कैथ ने मिलके ये सब प्लान किया था, उसे नौकरी से निकलवाना ताकि वो जेडी की मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। इस बात से गुस्सा होकर मोच फट पड़ा। वो अपने भाई पर लगातार चिल्ला रहा था, तू झूठा है साले छोटू, धोखेबाज आदमी, तुम जेल में पहुंचा के मानोगे मुझे। इस बात पर उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोच ने जेडी को फावड़े से मारा और जेडी उस कब्र में गिर गया जो उन्होंने ग्लेन के लिए खोदी थी। मोच पास की ही एक नदी के पास जाकर शांति से बैठ गया। जल्द ही कैथ वहां आई और उससे बात करने लगी। मोच ने अपनी माँ से पूछा कि क्या तुम सच में हमारे लिए वापस आई हो या ये बीमारी वाला भी नाटक है, सिर्फ ये हीरे पाने के लिए। कैथ ने इस बात को माना कि वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन अब वो चाहती थी कि उसके पास जितना वक्त बचा है वो अपने बेटों के साथ ही बिताए और कुछ पैसे भी उनके लिए छोड़कर जाए। तभी फारफुल वहां आ गया और उसने जेडी को पकड़ लिया। उसने धमकी दी कि उसे वापस जेल भेज देगा। मोच ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन फारफुल दोनों पर हावी हो गया और उसने दोनों भाइयों को बांध दिया। जेडी को लगा कि अब बचने का एक ही रास्ता है और उसने एमरल्ड्स को लात मारकर दूर फेंक दिया, जो अब कैथ के पास जा गिरे। फारफुल ने कैथ को एमरल्ड्स या अपने बेटों के बीच किसी एक को चुनने को कहा। कैथ ने थोड़ा सोचा और फिर कहने लगी कि मेरे बेटों को तुम ही रख लो और वो एमरल्ड्स लेकर भाग गई। फारफुल कैथ के रवैये को देखकर हैरान था, लेकिन वो अपनी जुबान का पक्का था। उसने दोनों भाइयों को पकड़ के कार में डाल दिया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। जेडी ने धमकी दी कि वो फारफुल की सच्चाई सबको बता देगा, पर फारफुल जानता था कि एक क्रिमिनल की बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, इसीलिए वो उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद कार में जेडी और मोच का झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे ये झगड़ा हाथापाई में बदल गया और इस हाथापाई के दौरान जेडी ने फारफुल के मुंह पे लात दे मारी। इससे फारफुल ने अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी घूमकर क्रैश हो गई। इस एक्सीडेंट में फारफुल तो वहीं बेहोश हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की रस्सी को किसी तरह से खोला और एक सुनसान इलाके में चले गए। मोच ने अपनी बीवी को फोन करके बताया कि वो जल्द ही घर आ जाएगा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद अचानक मोच ने पूछा, एमरल्ड्स तो मम्मी ले गई ना, पर उन्हें ढूंढेंगे कैसे? दूसरी तरफ कैथ एक डायमंड एक्सचेंज शॉप में पहुंची और उन एमरल्ड्स को कैश में बदल लिया, लेकिन उसने सारे एमरल्ड नहीं बेचे। उसने 3 एमरल्ड खुद के लिए बचा लिए। जैसे ही वो बाहर निकली तो उसके दोनों बेटे उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर सिर्फ एक सवाल था, अब क्या करोगी माँ? कैथ हकलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई और एक बार फिर वहाँ से भाग गई। अब दोनों भाई अपनी माँ का पीछा करते हुए एक पुराने मॉल में पहुंचे। भागते भागते कैथ के हाथ से पैसों वाला बैग गिर गया। जेडी बैग की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी फारफुल भी वहाँ पहुंच गया। वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। दोनों भाई उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन फारफुल अब किसी सौदे के मूड में नहीं था। उसका दिमाग अब पूरी तरह से घूम चुका था। जब दोनों भाइयों को लगा कि अब खेल खत्म, तो उनमें फिर से झगड़ा शुरू हो गया। साले छोटी हाइट के अब मेरे बच्चे को कौन पालेगा? जो भी पालेगा तेरे से तो बढ़िया ही बाप बनेगा वो। वहीं कैथ ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। अब उसे शर्म आ रही थी कि वो कितनी सेल्फिश माँ है। तभी फारफुल ने हवा में गोली चलाई और जेडी ने पैसों का बैग उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन उस बैग के अंदर एक छुपी हुई पेपर स्प्रे बॉटल थी। जैसे ही फारफुल ने जिप खोली तो स्प्रे उसकी आंखों में गिर गया और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसके हाथ से गोलियां इधर उधर चलने लग गई और एक गोली गैस सिलेंडर में लग गई, जिस वजह से वहां एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और फारफुल उड़कर दूर जा गिरा। दोनों भाइयों ने बैग उठाया और भागने लगे, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी। जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था तभी वहां कैथ आ गई।
दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक यहाँ कैसे है, क्योंकि उन्हें यही उम्मीद थी कि अब तक तो उनकी माँ भाग गई होगी। वो सीधा पुलिस के पास गई और कहा कि ये सब कुछ मैंने किया है, मेरे बच्चों का इसमें कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद पुलिस दोनों भाइयों को छोड़कर कैथ को गिरफ्तार करके ले गई। कुछ हफ्तों बाद मोच एक करप्ट जज के पास गया, जिसके पास जेडी के फिंगरप्रिंट्स वाली गन थी। मोच उस गन के लिए अपने सारे पैसे देने को तैयार था। वो जज असल में फारफुल का बाप था, तो उसने बिना किसी तकलीफ के रिश्वत लेकर बंदूक मोच को पकड़ा दी और मोच ने इस तरह अपने भाई के खिलाफ आखिरी सबूत भी मिटा दिया। इसके बाद वो घर लौट गया, जहां उसकी बीवी और एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसी शाम जेडी भी वहां आ गया और सालों बाद पूरे परिवार ने एक साथ डिनर किया। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जेडी ने अपने पैसों से मोच की बेटी के नाम पर एक जमीन खरीदी है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन दोनों एक साथ थे, खुश थे। कुछ महीनों बाद पूरा परिवार कैथ से जेल में मिलने गया। कैथ अपनी पोती को देखकर खुशी से रो पड़ी। मोच खुश था कि अब तो पूरा परिवार साथ है, लेकिन अब भी उसे पैसों की थोड़ी चिंता हो रही थी। वापस जाते समय जेडी ने अचानक अपनी जेब से 2 एमरल्ड निकाले और मोच को पकड़ाते हुए बताया कि माँ ने जेल जाने से पहले अपने बॉयफ्रेंड की तरह इन्हें निगल लिया था। 3 थे टोटल, 2 तेरे, 1 मेरा। उसकी ये बात सुनकर मोच का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।